दिक्कत हो रही है लाइव में, तो मैं अपनी बात कंटिन्यू करना चाहूँगी। नेटवर्क थोड़ा स्लो है यहाँ पे। तो कोई ऐसा ब्रांड बन जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा उत्तराखंड में अगर बगल के हम राज्य हिमाचल की बात करें, हिमाचल का सेब की बात अगर हम करते हैं, सेब हम लोग हिमाचल का अधिकतर हमारे उत्तराखंड में वही सेब यहाँ पे आता है। अगर यहाँ पे सेब होता भी है तो उसकी उस हिसाब से उसकी वैरायटी नहीं है, उसका उस हिसाब से उसके रखरखाव की, उसके स्टोरेज की व्यवस्थाएं हमारे सरकारों द्वारा नहीं की गई आज तक। मैंने देखा जहां जहां मैंने काम किया, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मैंने खूब काम किया, एक एक घाटी में मैंने काम किया, एक गांव में काम किया, दूरस्थ घाटियों में मैंने काम किया। और कृषि उत्पाद के पूरे प्रसंस्करण की बात करें, उसकी मार्केटिंग की बात करें, उसको लेके मैंने बहुत ज़्यादा अध्ययन भी उसमें मैंने किया। और खासतौर पर मैंने हल्द्वानी मंडी और कोटद्वार मंडी और देहरादून मंडी का सर्वे भी हमने इसमें किया था। तो जितना सरप्लस उत्तराखंड का जो जाता है मंडियों में, वास्तव में जो बिचौलिए इसमें होते हैं, जो आड़ती इसमें होते हैं, जो मार्केट फ्लक्चुएशन होती है ना, मार्केट में जो उतार चढ़ाव जो होता है, उसके वजह से हमारे किसान बहुत उदासीन रहते हैं। क्योंकि पहाड़ से कहीं उतर के अपना फल है या उत्पाद लाते हैं, लेकिन उनको उस तरह से मूल्य नहीं मिल पाता है। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहती, हमारी सरकारें चाहती हमारे बेरोजगारों को रोजगार देना, और वास्तव में जो महिला किसान है हमारी, क्योंकि हमारे यहाँ के पुरुष वर्ग जो है अधिकांशतः वो बाहर कहीं शहरों में या मैदानी क्षेत्रों में अपनी आजीविका के लिए बाहर ही रहते हैं। तो महिलाएं, पूरा महिला केंद्रित व्यवस्था हमारी उत्तराखंड की कृषि व्यवस्था है। मैं उस कहने में गुरेज नहीं करूंगी कि यहाँ की जो बैकबोन है, यहाँ की जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, मल्टीटास्क मैनेजर है, महिला है। क्योंकि मैंने महिलाओं के बीच बहुत ज़्यादा इस बीच मैंने पूरे अपने जीवन काल के 20-25 वर्ष मैंने काम किए। तो उन महिलाओं का कहना, मैं बात करती थी, वो कहते थे कि हमें वास्तव में अगर हम फल रखते हैं, अगर हम इसकी रख रखाव करते हैं, इसकी बागवानी करते हैं, बड़े बड़े बागीचे इसके बनाते हैं, तो हमें इसका दाम नहीं मिलता है। अभी मैं कहीं देख रही थी, कोई रिपोर्ट देख रही थी, उसमें गवर्नमेंट का न्यूनतम मूल्य, जो न्यूनतम इसका जो गवर्नमेंट का रेट है, जो इसका 10 रुपये किलो है इसका। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि 10 रुपये किलो अगर संतरा चलो खरीदे, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उसको सही तरीके से उसको मूल्य तो मिल जाए टाइम पे उसको। अभी जहाँ मैं कल जिस बगीचे को मैंने आपको दिखाया था, बल्कि मैं माल्टा यहाँ पर रखे हैं, मैं लाई वहाँ से, हमारा भी बगीचा है, हमारे भी फल वगैरह हमारे भी लगते हैं। ज़्यादा पेड़ तो नहीं है हमारे, लेकिन हैं थोड़ा बहुत जितने भी हैं। क्योंकि अगर वास्तव में गवर्नमेंट की अगर ऐसी कुछ प्रोसेस यूनिट हमारे पहाड़ में होती, जैसे मैं बागेश्वर और अल्मोड़ा के बीच में कोसानी में मैं रहती हूँ, बिल्कुल दो जिलों के मध्य रहती हूँ, तो कुमाऊं में एक यूनिट और गढ़वाल में एक यूनिट बनी होती, तो गढ़वाल का जो रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी वाला बेल्ट है, उत्तरकाशी टिहरी वाला बेल्ट, जहाँ जहाँ सिट्रस होता है, तो उसका वहाँ पर एक प्रोसेस यूनिट का सेंटर देके वहाँ पर एक प्रोसेस यूनिट पहाड़ में लगती। तो पहले तो जो उसका ढुलान है माल का, और जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो उसमें लगता है, और जो बिचौलिए आके जो किसानों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और तमाम तरह से जिस तरह से जो मूल्य मिलता है, उस मूल्य में बहुत ज़्यादा उसको मूल्य नहीं मिल पाता, तो वो चीज़ें खत्म हो जाती। किसान खुद अपने नज़दीकी प्रोसेस यूनिट में जाता और खुद अपना माल को बेच जाता। तो इस तरह की कोई पहल ना हमारे किसी स्थानीय नेतृत्व ने की, और ना ही हमारे सरकारों की नीयत कुछ ऐसी रही कि जहां पर इस तरह की कोई प्रोसेस यूनिट 25 सालों में। उत्तराखंड कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है कहा गया, कृषि के लिए, बागवानी के लिए, और इसके लिए प्रसिद्ध है कहा गया, लेकिन इसके लिए ऐसा कोई यूनिट यहाँ पर आज तक, अभी तक इन 25 वर्षों में हमारे पहाड़ की यूनिट पहाड़ में नहीं लगाई गई। अब अन्य उत्पादों की बात भी मैं करूंगी इसके बाद, जितना उत्पाद उत्तराखंड में होते हैं, चाहे हमारे प्राकृतिक संसाधन की हम बात करें, तो किसी चीज की भी यूनिट आपने देखा होगा, या तो हल्द्वानी से नीचे, मैं कुमाऊं की बात करूं तो हल्द्वानी से नीचे काशीपुर, बाजपुर या आपके इस तरफ होगी, और उधर होगी तो देहरादून, ऋषिकेश और आपके कोटद्वार मैदानी क्षेत्रों में सारी यूनिट बनी होंगी। तो हमारे जो लघु उद्योग की बात करते हैं, लघु प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक यूनिट नहीं लगाई गई। तो कारण क्या है कि हमारा किसान जो हमारी बागवानी के प्रति और हमारी कृषि के प्रति उदासीन हो गया, उसको दाम ही नहीं मिलता उस चीज का। मैं जिस बागीचे में कल गई थी, वहां पर कम से कम 25 या 30 उनके बहुत अच्छे, मतलब अच्छे जो कहना चाहिए स्वस्थ और बढ़िया वैरायटी के और बढ़िया क्वालिटी के उनके माल्टा थे,
लेकिन वही कि आपको सही समय पर प्रॉपर एक जो चैनल होता है किसी मार्केटिंग का, प्रॉपर चैनल हमारे स्थानीय लोगों ने या हमारे स्थानीय नेतृत्व ने, हमारी गवर्नमेंट ने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई। सबसे पहले तो उत्तराखंड बनने के 25 साल बाद भी उत्तराखंड की नीति उत्तराखंड के लायक या उत्तराखंड के हिसाब से नहीं बनाई गई। आज भी आप देखिएगा 2004 में राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था, जिसमें उत्तराखंड की महिला पूरी नीति को लेके, उत्तराखंड की जितनी नीतियां होनी, जितनी पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिसी निर्माण को लेके बहुत बड़ी बैठक की गई। तब नरेंद्र तिवारी जी उसमें मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो तब की मैं भी उस बैठक में शामिल थी। उसमें मैंने देखा था कि पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद नीतियां बनी उत्तराखंड की, चाहे कृषि नीति बनी, यहाँ की पर्यटन नीति बनी, सारी नीतियों पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करके नीतियां बनाई गई और बहुत ज़्यादा उस पर सोच समझ के उत्तराखंड के हिसाब से बनाई गई। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार ने, हमारे यहाँ के जो नेतृत्व ने यूपी की जो नीति थी, यूपी की जो नीतियां थी वो चस्पा कर दी गई, इसको कॉपी करके उत्तराखंड में लागू कर दिया गया। और परिणाम यह है कि आज उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, कृषि की बात करें, यहाँ की बागवानी की बात करें, यहाँ के जो दुर्गम एरियाज की बात करें, यहाँ के रोजगार की बात करें, तो उस हिसाब से यहाँ नीतियां नहीं बनाई गई। मैं एक बार पंतनगर यूनिवर्सिटी में वहाँ गई थी, मैं पंतनगर में गई थी, वहाँ मैंने बात की, वहाँ गन्ने की बात हो रही थी, वहाँ पे धान की बात हो रही थी, मैदानी क्षेत्रों की जो फसल होती है, कैश क्रॉप होती है, उसकी बात हो रही थी। तो हमने कहा कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में कैश क्रॉप होती है उसके लिए क्यों नहीं बात की जाती है। उसके लिए हम तो कहते हैं कि हमारे बीज का संरक्षण हमारी तरफ पे किया जाए, जो हमारे बीज थे अपने, वो बीजों को बचाकर और उसके नेचुरल जो प्रोसेस होती है उस हिसाब से हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ना चाहिए। लेकिन हाइब्रिड बना के तमाम तरह के जो हमारे पुराने बीज थे उनको सब खत्म करके अलग तरह के अध्ययन किए गए। लेकिन हमारी पहाड़ की जो प्रजातियां थी, जो उसकी शुद्धता थी, जो उसकी प्योरिटी थी, इसको खत्म करके हमारी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना रही है जिससे कि मतलब यहाँ के लोगों को रोजगार तो बिल्कुल मैं देखती नहीं हूँ। फल बेचने वाला और फल उगाने वाला किसान मुझे नहीं दिखता कि हमारे उत्तराखंड में अधिकांशतः जो आर्थिक रूप से सक्षम हो और उसकी आजीविका पूरे साल भर उसके कृषि और बागवानी ही चल रही हो। बहुत कम ऐसे उदाहरण हैं उत्तराखंड में जो खुद से कर रहे हैं, क्योंकि हमारी उत्तराखंड की सरकार की नीतियां ही नहीं है। इनको लगता है कि बड़े बड़े जो हमारे कारपोरेट सेक्टर है, इस उधर तो चार्जर पावर बैंक, तो कारपोरेट सेक्टर को सपोर्ट करते हैं, जो तमाम तरह के जो इनको बहुत ज्यादा चंदा दे सकें इन सरकारों को चुनाव के समय पर, तो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो जैसे मिरिंडा है, कोको कोला है, आपका अन्य जो उत्पादन कर, सबका नाम तो मैं नहीं लूंगी, तो सारे जितने भी उत्पाद इस तरह के हैं जो ये पेय हैं, उन पेय का लिड दे, उन पेय को बेचने के लिए ब्रांडिंग करते हैं, उसके लिए सब्सिडी है, उसके लिए सारी चीजें हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड लेवल पर अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसके लिए इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। आखिर क्यों? और हमारे वास्तव में हमारे जो स्थानीय हम लोग हैं, युवा लोग हैं, या हमारे गांव के जो लोग हैं, वो लोग भी उदासीन हैं इस चीज के लिए। अब विधानसभा चुनाव आने वाला है ना, तो उसमें क्या मुद्दे होते हैं आप देखिएगा। हमारी सरकारें हमको एक राजधानी नहीं दे पा रही है, बताइए। हमारा जो अस्तित्व है, जो जिससे सारी चीजें चैनलाइज होती, वो नहीं दे पा रही है। तो हमारी रोजगार की बात है कहाँ हमारे से कर रही है। अगर मैं अभी मैं और भी उत्पादन की बात और प्राकृतिक संसाधनों की बात मैं हर बार करती हूँ, इस बार भी फिर मैं अब अलग अलग एपिसोड में आप लोगों से करूंगी सारी बातें मैं इन सारी चीजों को लेके। लेकिन यहाँ पे खास तौर पर मुझे बड़ी बीच में नाशपाती मैंने देखी। नाशपाती को अगर हम देखें, उसकी क्वालिटी जो वैरायटी हमारे पहाड़ की जो है, लोगों ने आज पेड़ काट दिए हैं उसके, क्योंकि उसकी कोई प्रोसेस यूनिट नहीं है। प्रोसेसिंग के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए कोई ऐसा स्टोर नहीं है यहाँ पे ना, तो इसलिए कोल्ड स्टोर नहीं है। तो इसके लिए नमस्कार जी भाकुनी जी। तो मेरा ये मानना है कि हम लोगों को इसकी पहल अपने स्थानीय तौर पे करनी चाहिए। अगर मेरे स्थानीय तौर पे, मेरे गांव में, मेरे विकास खंड में और मेरे पंचायत लेवल पर इस तरह के उत्पादन होते तो उसकी पहल हमको करके अपने क्षेत्र की विविधता को संभालना चाहिए, और उसको संभालने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्र की ब्रांडिंग करने के लिए
और हमारी सरकारें तो मैंने देखा कि उत्तराखंड को तो मैं कहती हूँ कि उसके संसाधनों को बेच चुके हैं और आयातित जो इनके कारपोरेट सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इन्होंने सपोर्ट करना होता, काम ही करना होता, तो आज हमारा जो पर्यटन की बात करते हैं या तीर्थाटन की बात करते हैं, तो उस पे ऐसा कोई रोजगार, मजबूत पुख्ता रोजगार हमारे पास होना चाहिए था। और जब कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कितने लोग वापस आए थे अब नौकरी करते हुए, तो कितने युवा लोग हैं जो उसमें वापस आए, उसके बाद उनको यहाँ रोजगार मिल गया था या रोजगार करने लगे थे। तो खास तौर पे अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट कहती है कि हम स्थानीय लोगों को और युवाओं को रोजगार के लिए बहुत सारे ऐसे मौके दे रहे हैं और बहुत सारे ऐसे सब्सिडी दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंगें मैंने देखी हैं महिला समूह के माध्यम से। देख रही हूँ संतरा जूस बेचा जा रहा है, तो महिला समूहों की हालत भी मैंने देखी है ना। तो ऐसा जब तक प्रॉपर मार्केटिंग नहीं होगा और महिलाएं अपने माल को ऐसे नहीं, ब्रांडिंग जब तक उसकी नहीं होगी और उस माल को बेचने के लिए एक ऐसा कोई गवर्नमेंट की तैयारी नहीं होगी पूरी राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो हम लोग उसको बेचने की बात नहीं कर सकते हैं। महिला समूह के माध्यम से बेचने की बात करें या हम लोग उद्यान विभाग से फलों को खरीदने की खरीदारी की बात करें या HPMC जो सरकारी जो वो है, जो शाखा है गवर्नमेंट की इकाई है, वो खरीदने की बात करती है, तो केवल खाना पूर्ति है। खाना पूर्ति मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि पिछले 25 सालों में अगर अपने यहाँ के उत्पादन को, हमारे स्थानीय उत्पादन को, जो सिट्रस हमारे यहाँ होता है तो इतना शुद्ध, इतना उसको चाहती है गवर्नमेंट, हमारी पूरी बागवानी से लोगों को रोजगार मिल चुका होता है। तो आज लोग अपनी बागवानी छोड़ रहे हैं, खेती छोड़ रहे हैं, किसानी छोड़ रहे हैं। और कल मैं जहां गई थी मैंने आपको लंगूर भी वहां दिखाए थे, बंदर दिखाए थे, तो इनके लिए भी कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई है। अब अगर हम कहेंगे कि बंदरों को आतंक है, बाघ, जंगली जानवर, आप देख रहे हो जंगली जानवर, कहीं तेंदुआ लोगों को खाया जा रहा है, कहीं बंदर बच्चों पे, स्कूल जाते बच्चों पे झपट रहा है, कहीं महिलाओं पे झपट रहा है, कहीं लंगूर झपट रहे हैं, कहीं भालू झपट रहे हैं। तो गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को, या सरकार कोई सी भी हो जो का नेतृत्व है, उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि हमारी उत्तराखंड की दशा दिशा किस ओर जा रही है। आज सरकारी स्कूल सब बंद हो गए और हमारे स्थानीय रोजगार सब खत्म हो रहे हैं। जितने भी हमारे परंपरागत उद्योग थे वो सब लगभग खत्म है। हर कोई चाहता है कि मैं अगर मैदानी कुमाऊं की बात करूं, मैं कुमाऊं क्षेत्र की बात करूं, तो हल्द्वानी, नैनीताल या आपके काशीपुर, बाजपुर, इधर इस तरफ जाके रहना शुरू कर दिया लोगों ने, पहाड़ बिल्कुल छोड़ दिया है। अगर हम गढ़वाल की बात करें, लोग अधिकांश लोग देहरादून, भानियावाला, ऋषिकेश, कोटद्वार, इस तरफ लोग बस गए हैं। तो किस उत्तराखंड की हम लोग बात कर रहे हैं? और स्थानीय, मेरा ये मानना है और मैं दावे के साथ कहना भी चाहूंगी इस बात को कि जब तक स्थानीय उत्पादन के लिए स्थानीय तौर पे ही वहीं पे लोकल में ही कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगेगी, आप यहां से ढोके सामान को ढोके, कच्चे माल को ढोके, रॉ मटेरियल को ढोके, कितना ही मैदानी क्षेत्रों में आप दावा कर रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं, तो इस रोजगार को मैं नहीं मानती हूँ। इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि अगर आज हम बात करते हैं, जो हमको फिर पहाड़ की बात क्यों कर रहे हैं फिर हम, या उत्तराखंड के, जो हम उत्तराखंड राज्य की हमने बात की थी, उत्तराखंड राज्य की बात की थी हमने। उत्तराखंड के जो हमारे चमोली है, आपका रुद्रप्रयाग है, हमारा पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा है, नैनीताल का जो कुछ पहाड़ी क्षेत्र है उसकी बात मैं कह रही हूँ, चंपावत है, उधर आपका टिहरी है, पौड़ी है, उत्तरकाशी है, जो हमारी पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो वो तो जहां के तहां है ना। आज भी हर तरह से मैं अलग अलग विषय पर, चाहे जितनी नीतियां उत्तराखंड की हैं, जितनी नीतियों की बातें थी, पॉलिसी की बात उत्तराखंड बनने से पहले हम भी किया करते थे। हम जिन दिनों उत्तराखंड आंदोलन हो रहा था उन दिनों तो हम पढ़ाई कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे, लेकिन मेरा रुझान उस तरफ था। तो मैं उसके बाद फिर गैरसैंण राजधानी के आंदोलन में मैं रही, उसमें 2004 में 6 महीने लगातार उसमें रही। उसके बाद कई इस तरह के आंदोलन उत्तराखंड के रहे, तो उसमें मैं सम्मिलित रही हूँ और पिछले कई वर्षों से मैं इस सामाजिक फील्ड में मैं रही हूँ। तो खासतौर पर उत्तराखंड की नीतियों को लेके, उत्तराखंड के विकास को लेके, उत्तराखंड की स्थानीयता को लेके, हमारी परंपरा को लेके, संस्कृति को लेके, हमारी पहाड़ियत को लेके, खास तौर पे उसके लेके हमेशा अपने, चाहे किसी न किसी माध्यम से मैं आवाज उठाती रही हूँ, उठाती रहूंगी आगे भी। लेकिन
हम लोगों को थोड़ा जागना तो पड़ेगा साथियों, क्योंकि आने वाले समय में हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं होगा और पहाड़ पूरे खाली हो चुके हैं। सब सोए हुए हैं। अभी आप चुनाव देखना, अब जब विधानसभा चुनाव 2027 में आएंगे तो इसमें खरीद फरोख्त तो जब होगी ना, चाहे वोटरों की खरीद फरोख्त तो होगी, चाहे आपके सपोर्टरों की खरीद फरोख्त तो होगी, चाहे कैंडिडेट की खरीद फरोख्त तो होगी, तो उसमें पूरे 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 हम लोग भी उसमें सम्मिलित होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ही होते हैं। तो इसीलिए आज जो हमारे माल्टा है ना, माल्टा है, नारंगी है, संतरा है, नींबू है, इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी के हमारे यहाँ होते हैं, इतना अच्छी वैरायटी उसकी होती है। तो उसके लिए अगर हम चाहते उत्तराखंड का एक ब्रांड हम लोग बना सकते थे, हमारी सरकार एक ब्रांड स्थापित कर सकती, जैसे आज बड़े बड़े कारपोरेट कंपनियों की जो ब्रांड हम लोग पीते हैं ना बड़े शान से, अपना स्टेटस सिंबल समझ के, चाहे हम कोक पिए, चाहे मिरिंडा पिए, चाहे और अन्य की जो भी पेय पिए, तो उसको बड़े स्टेटस सिंबल मान के पीते हैं ना। तो हमारा एक ऐसा ब्रांड बन जाता है आज तक, जिस ब्रांड को हम लोग कह सकते थे कि उत्तराखंड का ये हमारा, चाहे जैम कहें, चाहे जेली कहें, चाहे हमारा जूस है, ये स्क्वैश है, जो भी ये सारी चीजें होती। तो अभी तक जितना करोड़ों रुपया बर्बाद किया जा चुका है बागवानी के नाम, बागवानी के संरक्षण के नाम पे, फल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम पे, और आपके उद्यान विभाग में मंडी परिषद के जो खरीद फरोख्त, तो मंडी परिषद इसमें करती है, देहरादून, हल्द्वानी और आपके रुद्रपुर और कोटद्वार, इधर की जितनी भी मंडियां, वो मंडी परिषद इसकी खरीद फरोख्त करती है। तो रिजल्ट क्या है? क्या लोगों ने माल्टा के पेड़ लगाना, बहुत जो पहले से होते थे माल्टा जो, उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है, बागवानी में बढ़ोतरी हुई है, या हमारे यहाँ कोई ब्रांडिंग इस तरह की हो पाई है जिससे कि हम लोग कह सके कि हाँ जी हमारे उत्तराखंड का ये फलाना जूस हमारे उत्तराखंड का ब्रांड है, या उत्तराखंड इसको बनाता है, या उत्तराखंड के लोग इसे बनाते हैं। मैं एक बात कहूंगी अभी, मुझे याद, मैं हमेशा हमारी महिलाओं की जो बैठक होती है, महिलाओं कई बैठकों में जाती हूँ, इस बात को जरूर मैं रखती हूँ। लिज्जत पापड़ जो आप लोग भी खाते होंगे और हम लोग भी लिज्जत पापड़ खाते हैं। लिज्जत पापड़ जो पहले शुरू में बनाया था ना, केवल 2-4 बहनों ने मिलकर लिज्जत पापड़ बनाया था। तो आज वो लिज्जत पापड़ उस संगठन, महिलाओं के संगठन द्वारा बनाया गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसकी एक डिमांड है, वो ब्रांड बन चुका है ना। तो बंदर, आप सही कह रहे हैं भागोनी जी, बंदर भालू तो मतलब ऐसे कर रहे हैं, मैं क्या कहूं। मैं कल अजय भट्ट जी का एक सुन रही थी, वक्तव्य सुन रही थी कि आपकी बहू परेशान है, पति पत्नी परेशान है, आपके घर में कोई दिक्कत है तो आप जय श्री राम बोलिए। मतलब ये वक्तव्य आप दे रहे हैं वहां पे लोकसभा में, राज्यसभा में, जहां भी आपका मंच है वहां बैठ के बात कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए इनको ना। आपको उत्तराखंड का प्रतिनिधि बना के इसलिए भेजा ताकि आप उत्तराखंड की समस्याओं को लेके बात करेंगे। अगर इन लोगों की, इन नेताओं की, इन प्रतिनिधियों की माँ को, बहन को, बहू को, बेटी को, या इनके परिवार की किसी बुजुर्ग को अगर भालू और बाघ ने अगर उचेड़ा होता ना, उचेड़ा नोचा होता, तो इनको शायद दर्द होता ना। तो क्योंकि इनके परिवार के किसी व्यक्ति को तो बाघ भालू ने किसी ने खाया नहीं है, नोचा नहीं है। तो इतने संवेदना शून्य, इतने संवेदनहीन इनके वक्तव्य होते हैं, इन वक्तव्यों को सुन के मतलब हैरानी होती है कि ये किस पहाड़ की बात करते हैं। असल में इन्होंने पहाड़ के लिए संघर्ष किया ही नहीं, उत्तराखंड के लिए संघर्ष इन्होंने किया ही नहीं। उत्तराखंड के लिए संघर्ष करने वाले, उत्तराखंड की लड़ाई लड़ने वाले शहीद हो गए और कुछ लोग लाठी डंडे खा रहे हैं। असल में बिन मांगे जब कुछ मिल जाता है ना आपको, जो जिस सिंहासन में आप बैठ रहे हैं, जिस सत्ता में आप भोग रहे हैं ना, उस सत्ता के लिए आपने कोई तकलीफें नहीं की हैं। जिस सत्ता को आप लोग भोग के आप लोग बैठे हुए हैं, जो जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग आप कर रहे हैं, जिस तरह से उत्तराखंड को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तो क्या माल्टा नारंगी की, क्या प्रोसेस यूनिट की बात करेंगे, क्या उत्तराखंड के रोजगार की बात करेंगे, क्या युवाओं की बात करेंगे ना। देखा होगा क्या कहते हैं, अभी पिछले साल ही शराब की जो राजस्व, शराब को इन्होंने बना दिया उत्तराखंड का। हमारे फल उत्पादन को, बागवानी को राजस्व क्यों नहीं बना पाए ये लोग?
अगर आप जहर को राजस्व बना सक रहे हैं तो इन फलों को, माल्टा को, संतरे को, हमारी जो सिट्रस है, जो हमारा उत्पादन, उसको क्यों नहीं आपने राजस्व बनाया? क्योंकि आपने इसे राजस्व नहीं बनाया क्योंकि यहां आपको कमीशन चाहिए ना, आपको सीधे सीधे आप लोगों को आने वाली पीढ़ी के लिए खूब पैसा जमा करना है, खूब धन संग्रह करना है, और इस चीज में आपको पैसा बचेगा नहीं क्योंकि मेहनत का काम है। आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे करने के बाद अगर आप कोई मान लीजिए यूनिट स्थापित करते हैं तो बहुत संघर्ष करके स्थापित होती है यूनिटें जो स्थापित होती हैं। तो मैं लिज्जत पापड़ की बात, उन बहनों ने लिज्जत पापड़ की जो एक इकाई खड़ी हुई, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो पापड़ लोग हम खाते हैं, उसकी ख्याति है। तो उन लोगों ने बहुत संघर्ष उन लोगों ने किया है ना। तो यहाँ पे चाहे एनजीओ सेक्टर की बात करूं, चाहे मैं सार्वजनिक जीवन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी बात करूं, तो सबका ध्येय रहता है प्रोजेक्ट बेस्ड काम करने का। महिला समूह में प्रोजेक्ट बेस्ड है, 2030 तक समूह रहेंगे, समूह की फिर अगली सरकार जो आएगी अपनी मनमानी वो करेगी। तो ऐसे स्थायी व्यवस्था कुछ भी नहीं है। प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक घाटी में, प्रत्येक धार में, प्रत्येक खाल में, प्रत्येक हमारी सुंदर से बहुत अच्छी अच्छी जो हमारी जो पहाड़ी सौंदर्य जो हमारे यहाँ पे है, जिस तरह से जिसकी प्राकृतिक जो नेमतें मिली हुई हैं, उसका उपयोग करने की हमारी सरकारों ने, हमारे नीति नियंताओं ने सोचा ही नहीं। इनको सरल रास्ता चाहिए, लूट और खसोट का रास्ता चाहिए। क्या चाहिए? आपको खनन करवा देना है ना। खनन करवाएंगे, खनन लोगों को उसके टेंडर देंगे, उसके बाद फिर उनसे कमीशन लेंगे ना। उससे कमीशन लेंगे, खड़िया के खनन के जो उसके मालिक है उससे कहेंगे कमीशन लाओ जी, हमारे को 20-20 लाख रुपए दीजिए आप हमारे को चुनाव लड़ने के लिए। मैंने सुना है जहां खड़िया खनन होता था वहां के स्थानीय प्रतिनिधि 20-20 लाख रुपया उनसे मांगते थे, जिनके नाम पर ठेके जमीन खड़िया के खनन आवंटित किया जाता था। सुना है मैंने, पुख्ता प्रमाण तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं सुनने में आई है तो इस बात को मैं आपसे साझा कर रही हूं। और जब आप शराब की ही बात करें, शराब के इतने ठेके खुल चुके हैं, तो उन ठेके को कौन पोषित कर रहा है बताइए? मैं एक बात और कहना चाहूंगी, कौसानी में बीच में सरकारी ठेका यहां पे खुला है ना, तो काफी मतलब मैं तो कहूं जब से मैं पैदा हुई सन 80 के दशक से कौसानी में अवैध शराब खूब बिकती थी, बहुत बिकती थी। तो हमने कहा कि स्थानीय लोगों से कि आप अवैध शराब बंद करिए, अवैध शराब के 10 दुकानें इनको बंद करिए, अन्यथा सरकारी ठेके को आप खोलने दीजिए। फिर या तो सरकार को खोलने दीजिए या फिर सरकार से कहीं पूरी शराब उत्तराखंड में बंद करिए, अवैध भी बंद करिए, वैध भी बंद करिए। तो कुछ लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया कि पूजा मेहरा ने कौसानी में शराब की दुकान खोली। मैंने तो विरोध किया, मैंने कहा अवैध वैध सब बंद होनी चाहिए, जितनी भी हैं। और हमारी सरकारें शराब को पोषित करती हैं चुनाव के समय से। मैं चुनाव लड़ी हूं, मैं 3 चुनाव लड़े, मैंने एक बूंद न शराब बांटी, मैं शराब की बात करती हूं। मैं तो कहती हूं कि अगर आपको पिलाना है, खिलाना, शराब की बात चुनाव के बाद पिलाइए ना। चुनाव में ही क्यों आप शराब पिला रहे हैं? और जितने भी, चाहे किसी पार्टी का नेतृत्व हो, बगैर शराब बांटे कोई भी चुनाव नहीं जीतता है। जी आप सही कह रहे हैं। देखिए इन्होंने धर्म को राजनीति बना दिया ना, भगवान को बेच दे रहे हैं। भगवान राम पे किसी का कॉपीराइट नहीं है ना। मैं अगर सनातन धर्म को मानती हूं तो मैं जय श्री राम कब बोलूंगी, कहां बोलूंगी, कोई तय नहीं करेगा। तो इन लोगों ने उसको कॉपीराइट बना दिया अपना। तो उसके नाम पे आप सुन तो रहे हैं आप लोग कि आप लोग के झगड़े होते हैं, पति पत्नी की नहीं बनी तो जय श्री राम बोल दो, लड़की पढ़ाई में नहीं हो रही तो मतलब क्या वक्तव्य है, क्या छिछोरी बात आप कहते हैं बताइए जरा। आपका जो स्तर है, जो आपका स्टेटस है, जिस गरिमा में, जिस पद में आप, जो आपकी गरिमा है, जो पद आपका है, ये चीज अशोभनीय है। आपको इसके लिए वास्तव में सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं।
आप हैं कि बाघ भालू की बात तो नहीं कर रहे हैं, कृषि की बात तो नहीं कर रहे हैं, कितने बच्चे यहाँ, कितनी महिलाएं बेहोश से गिर गई घास काटने में, उसकी बात तो आप नहीं कर रहे हैं, है ना। और कितने बच्चे हमारे बेरोजगार हो गए, उसकी बात तो आप नहीं कर रहे हैं। कितने पेपर लीक हो गए, उसकी बात तो आप नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड में हर बार पेपर लीक हो रहे हैं, उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। गैरसैंण राजधानी नहीं बना पा रहे हैं आप उत्तराखंड की स्थायी राजधानी। 25 सालों में उत्तराखंड को स्थायी राजधानी नहीं दे पाए हैं, शर्म करिए। आप कृषि को, बागवानी को, हमारे स्थानीय उत्पादन को, पर्यटन को या हमारे तीर्थाटन को क्यों नहीं आप राजस्व बना रहे हैं? एक बार बहुत पहले मैंने शिकायत की थी, एसपी साहब थे कोई, उनसे मैंने कहा जी उनकी पत्नी आई बैठक, महिलाओं की बैठक में बात करने को, हमने बैठक रखी थी। वो कहने लगी नहीं हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये तो वो है आपकी राजस्व आता है गवर्नमेंट को, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तो हमने कहा फिर तो आपको बेकार है यहां पर बात करना, महिलाओं के हित की बात ही नहीं करनी चाहिए फिर तो आपने। एलीट वर्ग जो है, अभिजातीय वर्ग जो है, वो शराब को पोषित करता है, मैं कह रही हूं उस बात को, वही पोषित करता है, उन लोगों को ही चाहिए भी। और उन लोगों ने अपना सत्ता चलाने के लिए, अपनी शासन चलाने का उसको माध्यम बनाया। लोगों को जो इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करा, भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके लोगों को, इस तरह से जो नीतियां चल रही है, इस तरह से बकवास जो चल रहा है, वो सब सारी चीजें चल रही हैं। तो आप यहाँ के जंगली जानवरों की बात नहीं करेंगे, जब सरकारी स्कूल हमारे बंद हो उसकी बात नहीं करेंगे। कितनी गर्भवतियां अभी मैं अलग अलग विषय पर विषयवार बात करूंगी, लेकिन अभी बात आपने की है तो मैं जंगली जानवरों की बात को जोड़ रही हूँ इसमें। मैं बाकुनी जी ने बात रखी तो शराब की बात नेगी जी ने रखी, तो मैं इस बात को इससे जोड़ रही हूँ इसे। हालांकि मैं इस विषय पे पूरे आपके उसके माध्यम से बात करूंगी, मैं नीतियों के हिसाब से बात करूंगी, उत्तराखंड की पॉलिसी है, पॉलिसी के हिसाब से बात करूंगी। क्योंकि हमने 2004 में उत्तराखंड की नीतियों को लेके, मैं खुद उस बैठक में रही हूं, उत्तराखंड के नीति निर्माण को लेकर उस बैठक में रही हूं। तत्कालीन नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी, उस वक्त हमने नीतियों की बात की थी। तो आज भी उत्तराखंड की नीतियां उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के आधार पे, उत्तराखंड की जो डिमांड है उसके आधार पे, यहाँ की तकलीफों के आधार पे और यहाँ का जो जनजीवन है उसके आधार पे आज तक भी नहीं बनी है। अगर आप स्कूलिंग की बात करते हैं, जितने भी आपके इंस्टीट्यूशन हैं, हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो सब मैदानी क्षेत्रों में। और अच्छे हेल्थ के लिए हेल्थ सेंटर की बात करते थे मैदानी क्षेत्रों में, और वहां पर होते हैं फिर आदमी के मौत के सौदागर सब जगह बैठे हुए हैं। सरकारी जो डॉक्टर भी है ना, अपना क्लिनिक खोल के बैठा है बगल में, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? मजबूर है, क्योंकि तब व्यक्ति को अपने किसी परिवार के किसी सदस्य को बचाना होता, उसकी जान बचानी होती है, तो इसलिए मजबूरी में वो बहस नहीं कर पाता, जिरह नहीं कर पाता, जिस कारण से उसको अपने उसका इलाज कर। वही हाल मैं बताती हूँ आपको, वही कृषि बागवानी का भी हाल है। कृषि बागवानी से हमारी बात शुरू हुई थी, तो होते होते मैं तो फिर, क्योंकि मैंने प्रत्येक मुद्दे पर हमने बात की, प्रत्येक मुद्दे पर हमने डिस्कशन की, प्रत्येक मुद्दे पर मैंने काम किया उत्तराखंड क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड के पूरे 13 जिलों में मैंने काम किया, हर जिलों को, लेकिन सारे जिलों की हालत वही है। जो सरकार, जो व्यक्ति नेतृत्व हमारे पहाड़ में बैठ के पहाड़ का नेतृत्व नहीं करना चाहता है, पहाड़ की बात नहीं करना चाहता है, तो किस पहाड़ियत की बात आप करना चाह रहे हैं? किस पहाड़ को बचाने की बात आप कहना चाह रहे हैं? किस उत्तराखंड की बात, क्या जय उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, बताइए। तो इस बार के उसमें लोगों ने सोचना चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी कहाँ जा रही है। और आने वाले समय में देखिएगा आप, उत्तराखंड से, पहाड़ी क्षेत्रों से जिस प्रकार से पलायन हो रहा है जी, जिस प्रकार से लोग पलायन कर रहे हैं, हर गांव से मैं देख रही हूँ कितने 1500 गांव खाली हो चुके हैं। मैं मोटा मोटा आंकड़ा आपको बता रही हूँ, 1500 गांव उत्तराखंड से खाली, रोज आए दिन गांव खाली हो रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारे यहाँ उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्रों से विधायक चुनना मुश्किल हो जाएगा, और परसेंटेज रहेगा आपका मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा। तो हम लोग केवल और केवल उत्तराखंड, जो पहाड़ के लोग रहने वाले हैं ना, ये केवल पहाड़ का पहरेदार रह जाएंगे, हक हकूक हमारे पास नहीं रहेंगे।
और ये लोग आके हमारे, क्योंकि ठेकेदार सब वही रहेंगे ना, हमारे नीतिदाता तो वही रहेंगे, तो हमारे पहाड़ों को नोच नोच के खाएंगे। जो ग्लेशियर टूट रहे हैं आज, जस्ट डिजास्टर आ रहा है जो आज, और जो रेल लाइनें बन रही है वो है उनके ऐशगाह बनाने के लिए बन रही है, हम लोगों की सुविधा के लिए नहीं बन रही है। इसलिए नहीं बन रही क्योंकि गांव आज खाली हो चुके हैं, और सड़कें गांव में अब आई हैं जब गांव खाली हो गए। गांव के रोजगार के लिए अगर बात नहीं करेंगे आप, गांव के जो हमारे उत्पादन है ना, एक गांव के उत्पादन के लिए अगर कोई यूनिट नहीं लगाने की बात करेंगे, जंगली जानवरों के आतंक को रोकने की बात नहीं करेंगे, तो हम स्थानीयता की बात, उत्तराखंड की बात, उत्तराखंड के रोजगार की बात, उत्तराखंड के लोगों की बात, ये करना बकवास है। आप केवल जैसे मेघालय की शिक्षा प्रणाली, वही शिक्षा प्रणाली आज भी चल रही है। तो उसमें क्या था, जो एजुकेशन जो करिकुलम था, जो एजुकेशन सिलेबस था उस वक्त का, जो उसका करिकुलम होता था, जो एजुकेशन का सिलेबस होता था, जो लर्निंग टीचिंग मेथड होता था उस वक्त, अंग्रेजों का बता रही हूं मैं तब, क्योंकि उसमें यह था कि उनको केवल सिपाही और क्लर्क चाहिए थे ना, तो उन्होंने उसी तरह का एजुकेशन करिकुलम रखा, उसी तरह का एजुकेशन सिलेबस रखा, और टीचिंग मेथड भी वही रखा, और जो स्कूलिंग की जो व्यवस्था रखी वही रखी, क्योंकि उनको चाहिए था कि बस हमारे को एक सिपाही चाहिए, पहरेदार चाहिए और क्लर्क चाहिए हमारे को, तो वही एजुकेशन रखा। वही विधि आज भी हमारी भारत सरकार और हमारी हिंदुस्तान में, हमारे उत्तराखंड में वही नीति अपनाई जा रही है। व्यक्ति को केवल उतना ही दो जितनी उसकी जरूरत है। केवल राशन देने से हमारे को सारी व्यवस्थाएं नहीं मिलने वाली हैं। आज 5 किलो राशन, जो 5 किलो 10 किलो जो राशन मिल रहा है ना, 25 किलो 20 किलो जो लोगों को राशन मिल रहा है ना, उस राशन से हम लोग अपंग हो गए हैं, अपाहिज हो गए हैं। तो मासिक राशन में मिल रहा है तो हमने कृषि छोड़ दी है, बागवानी छोड़ दी है, और सरकारों ने अपना वो सिगुफा बना रखे, आपको राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। लेकिन हमें ये सोचिए, हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, और जो हमारी कर्मठता थी, जो पहाड़ की जो कर्मठता थी, जो कर्मठ हम लोग थे, कर्मठता हमारी कर्मठता को निगल लिया इन लोगों ने राशन दे के। अगर वही राशन ना देके हमारी उस पैसे को राशन के बदले, उस पैसे को राशन के उत्पादन में, हमारे कृषि को उत्पादन के लिए, हमारी बागवानी के उत्पादन के लिए, तमाम तरह के लघु उद्योग को बनाने की बात कहती हूँ, पैसा वहां इन्वेस्ट किया जाता, तो वास्तव में हम लोग सक्षम होते, सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं हम लोग। और हमारी सरकारें नहीं चाहती हैं कि हम लोग सेल्फ डिपेंड हो, सशक्त हो, और हम लोग अपने आप से खुद काम करने वाले हों। कि फिर इन्होंने 5 साल चुनाव आते हैं, 5 साल बाद चुनाव आते हैं, फिर हमारा इस्तेमाल वोट के तौर पे, और तमाम तरह के जो इन लोगों के जो वो होते हैं, आपके मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को लाके फिर हम लोगों के वोट खरीदने होते हैं, और हमें खरीदना होता है, हमें मिसगाइड करना होता है, दिग्भ्रमित करना होता है। इसलिए कभी भी ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग आर्थिक रूप से सक्षम हो, और चाहे भोजन और जो हमारी बेसिक नीड है, जो हमारी मूल आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के लिए हम किसी का मुंह न ताकें, इसलिए हमारे को व्यवस्थाएं नहीं देना चाहते हैं। तो आयुष्मान कार्ड की बात कहते हैं, तो आयुष्मान कार्ड आप कह रहे हैं, अगर आप सरकारी अस्पतालों में सारा इलाज करवा देंगे, बागेश्वर की जो बात कर रहे हैं कि हमने उसका उच्चीकरण कर दिया, बागेश्वर के अस्पताल का, बैजनाथ के अस्पताल का कर दिया, मैं नजदीक की बात करूं, सोमेश्वर के अस्पताल का उच्चीकरण करा दिया, मैं दावे के साथ कह सकती हूं वो भी केवल और केवल रेफरिंग सेंटर रहेंगे। क्योंकि आज तक जहां जहां उच्चीकरण हुआ है, कहीं भी किसी रोगी का एक मामूली सी गर्भवती जो होती है, गर्भावस्था आज से नहीं, जब से मनुष्य जन्म हुआ है, जब से मनुष्य आया है, तब से जानवरों की भी गर्भावस्था रहती है, मनुष्य की भी रहती है। तो उसे जो एक हमारी पूरी जीवन का चक्र है, जो जीवन को चलाने के लिए, उसके लिए एक व्यवस्था नहीं कर पाए। जब हम लोग एक मातृत्व सशक्त मातृत्व देने के लिए महिला को एक हम उसके मतलब अच्छी सेफ्टी, जो उसकी सुरक्षित उसका हम प्रसव नहीं कराने के लिए अभी हमारे अस्पताल तैयार नहीं है, तो आप किसकी बात करते हैं? चकुटिया में, टिहरी में, उत्तरकाशी में, चमोली में, रुद्रप्रयाग में, बागेश्वर में कितनी गर्भवतियां पिछले 6 महीनों में मृत घोषित कर दी गई हैं, टाइम पे इलाज नहीं मिलने के कारण।
तो अजय भट्ट जी, आपके जय श्री राम कहने से महिलाएं, गर्भवती महिलाएं नहीं बच पाएंगी, और जो रोगी होते हैं ना वो रोग मुक्त नहीं हो पाएंगे। और जिनको भालू खा रहा है और बाग उधेड़ रहा है ना, तेंदुआ उधेड़ रहा है, जय श्री राम कहने से भाग नहीं जाने वाला है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे नेतृत्व को, किस तरह की भाषा शैली और कैसे वक्तव्य का इस्तेमाल करके उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। सोचना चाहिए। एक बार आइए ना आप भी, जिनकी अगर पत्नियां गर्भवती हैं, जिनकी बहनें गर्भवती हैं, बहुएं गर्भवती हैं आपकी, आप जो देहरादून में पास बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को वहां छोड़ जाना चाहिए, अपनी बहू बेटियों को पहाड़ी क्षेत्रों में, तब बात करनी चाहिए उत्तराखंड की। तब देखें आपके परिवार के लोग जय श्री राम करके बचते हैं नहीं बचते हैं। जो आप लोगों के नेता ना, जो इलाज कराने देहरादून, दिल्ली या विदेशों में जा रहे हैं, उनसे बोलिए जय श्री राम कहिए और पलंग पे लेटे रहिए, आपका इलाज हो जाएगा। और पलंग पे लेटे रहिए, आपके भोजन बन जाएगा आपका। इसलिए आप धर्म की बात कम से कम नीतियों के लिए और इस तरह की राजनीति करने के लिए मत लीजिए उस चीज का नाम। ठीक है, आप किसी धार्मिक आयोजन में जाते हैं, किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं और कहीं पर आप धार्मिक उसको किसी व्यवस्था को उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां आप बोल सकते हैं इन चीजों को। तो ऐसी जगह आप बात कर रहे हैं, तो मैं तो मतलब मैं अफसोस मुझे होता है कि हम लोग क्या उत्तराखंड इसलिए बनाया था कि ये लोग इस तरह उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करेंगे। और बात हुई थी हमारी माल्टा की इस प्रोसेस से, मैं तो पूरी जड़ तक पहुंच जाती हूँ, कहाँ पहुंच जाती हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब तक हमारे उत्तराखंड के लिए ऐसी प्रोसेस यूनिट नहीं बन पाएगी, हमारे उसके लिए प्रोसेस की यूनिट नहीं बन पाएगी। हमारे अभी आपके नज़दीक की बरोरा घाटी है, वहाँ पर बहुत मात्रा में आलू होता है ना। इधर देवाल की तरफ भी बहुत आलू होता है, देवाल चमोली जिला वाला बेल्ट वाला जो है चमोली जिले का, वहाँ भी बहुत आलू होता है। लेकिन चिप्स आज भी हम अंकल का ही खा रहे हैं, लेज खा रहे हैं, अंकल खा रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसा ब्रांड चिप्स हमारा नहीं बन पाया जो उत्तराखंड का चिप्स बन पाए। क्योंकि हमारी सरकारों की, हमारे नीति नियंताओं की नियत नहीं है, सोच नहीं है कि हमारा यहाँ का किसान सेल्फ डिपेंड हो जाए और यहाँ की उसको ऐसा प्रोडक्ट बन जाए जिससे कि हमारे उत्तराखंड जाना जाए, उत्तराखंड का नाम हो। हिमाचल का सेब, कश्मीर का सेब हम लोग खाते हैं, लेकिन उत्तराखंड का ऐसा क्या है जिसको हम उत्तराखंड का कह सकें? कुछ नहीं। मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, अपना माल बेच रही हैं, उनके माल का ऐड का पैसा हम ले रहे हैं, ऐड का पैसा उन्हें दे रहे हैं, और उसके बाद फिर जाके हम लोग अपने ऐश गाह बना रहे हैं देहरादून में। और आने वाली पीढ़ियों का पूरा हम अपना जो खाना खर्चा हिसाब किताब सारा जुटा के बैठे हुए हैं। तो मेरा फिर इस बात को मैं दोबारा कहना चाहूंगी अंत में कि हमारे को जब तक हमारे स्थानीय तौर पे हमारे स्थानीय उत्पादन के लिए जब तक प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ नहीं बन पाएगी, सारी चीज़ों का एक सिस्टम यहाँ खड़ा नहीं होगा, तो उत्तराखंड आने वाले समय हमारा पहाड़ जो है बिल्कुल खाली हो जाएगा, वोटर नहीं मिलेंगे यहाँ आपको। और वैसे भी जो जिस प्रकार से यहाँ का क्षेत्रफल, जिस जगह यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तो नहीं लगता कि यहाँ पर हमारे आने वाली पीढ़ी यहाँ पर रुकेगी। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम की बात करें या हम हेल्थ सिस्टम की बात करें, जो मूल आवश्यकताओं की बात करें, वो आवश्यकताओं से आज भी उत्तराखंड हमारा और पहाड़ी क्षेत्र आज भी दूरस्थ एरिया आज भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से जूझ रहा है, विषमताओं से जूझ रहा है। तो इसको हमें सोचना चाहिए और इस बारे में हमें बात करनी चाहिए, अपने आसपास के लोगों से जिक्र करना चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए, और इन आने वाले 2027 के चुनाव की तैयारी करनी चाहिए हम लोगों ने अपने क्षेत्र से। हाँ, एक बात अंत में और मैं कहना चाहूँगी। वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आशीष नेगी ने एक बात की थी, मुझे आशीष नेगी की बात बहुत अच्छी लगी कि इस बार जैसे इन्होंने राजनीति को धंधा बना दिया है ना, रोजगार का जरिया बना दिया है, तो आशीष नेगी ने बहुत बढ़िया बात करी कि प्रत्येक युवा को जैसे फॉर्म भरते हैं ना अलग अलग पद के लिए, आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए, चाहे जो भी पेपर लीक होते रहते हैं, तो इसको भी यहाँ भी फॉर्म भरना चाहिए सबने। जो बात करी आशीष भाई ने कि वो सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए चुनावों में, तो सबको, सारे युवाओं को पार्टिसिपेट करना चाहिए इस बार विधानसभा के चुनाव में।
एक विधानसभा से कम 1000 लोगों ने विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए जी, एक विधानसभा से। इसका मैं समर्थन इसलिए करना चाह रही हूं क्योंकि इन लोगों ने, कुछ एलीट वर्ग ने, और जिन लोगों ने हमारा खून नोच नोच के जो पैसा जमा कर रखा है ना, उसकी जो शराब पिलाते हैं फिर चुनाव के समय पर, जो ये बंदर बांट पैसों की करते हैं, और जिस प्रकार से जो प्रलोभन बांटे जाते हैं ना, कोई कुकर बांटता है, कोई साड़ी बांटता है, कोई धोती बांटता है, कोई रुपया बांटता है, कोई तमाम तरह के प्रलोभन बांटते हैं, तो वो इनकी सारी बंद होगी। तो कम से कम 1000 लोगों ने प्रत्येक विधानसभा से इस बार, युवाओं ने और युवतियों ने, चाहे कोई भी है जो इसमें इच्छुक है, सब लोगों ने पार्टिसिपेट करना। कितने वोट मिलेंगे जी? जितने मिले। तो नौकरी के लिए जैसे अप्लाई करते हैं ना, नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने चुनाव को धंधा बना दिया है। अरबों रुपए, करोड़ों रुपए बर्बाद करके चुनाव लोग लड़ते हैं ना, कारण वही है, खूब कमाई का इनका साधन, जो कमीशन खोरी इसमें होती है, तो हिस्सा इनका 30-40% होता है, वो सारी कमाई वहां से है। सबको हिस्सा लेना चाहिए उसमें, उस कंपटीशन में। आशीष की मुझे बात बहुत बढ़िया लगी, आशीष भाई की। तो मैं सुन रही थी, मैं किसी से जिक्र भी कर रही थी, बहुत बेहतर बात करी है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही, लेकिन व्यक्ति की बात, उस व्यक्ति ने जो बात की है, उन्होंने जो मुझे बहुत अच्छी लगी बात, तो इस बार करिए सब तैयारी। तो नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं कल फिर अगले मुद्दे को लेके, उत्तराखंड के इशू को लेके और उत्तराखंड के नीति को लेके, हमारी सरकारों की नीतियों को लेके मैं फिर बात करूंगी आप लोगों से। और इस बात को मैं सारी नीतियों के तहत, सारी जितनी भी नीतियां उत्तराखंड की होनी चाहिए, जिस प्रकार इस पर डेली में आपसे क्रमवार बात करूंगी इस टाइम पर डेली। तो उम्मीद है कि आप लोग मुझे सुनने आएंगे और अपनी बातें मैं आपसे शेयर करूंगी। और क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा साधन है, लोग केवल इस पर, तो मैं तो अपना दर्द कहना चाह रही हूँ, जो उत्तराखंड के लिए जो लड़ाई हमने लड़ी, उत्तराखंड के लिए जो मैंने जो अपना समय दिया है, 20-25 साल मैंने अपने गोल्डन टाइम मैंने उत्तराखंड के हर मुद्दे के लिए दिया है, तो गोल्डन टाइम का उसका उस दर्द मेरे अंदर है, तो इसलिए मैं आप लोग शेयर करना चाहूँगी सारी चीज़ों को। तो आप पुनः मुझे मौका देंगे कल भी अपनी बात कहने का, परसों भी डेली में अपने क्रमवार अलग अलग नीतियों को लेकर मैं आप सबसे बात करूंगी। आप सभी को प्रणाम है, नमस्कार है, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए ठंड में। और माल्टा नारंगी अगर आपको मिलेंगे ना, तो ताज़ा ताज़ा जूस बना के खाइएगा। और कौसानी की तरफ आएंगे ना, तो कौसानी में आपको खूब माल्टा, अभी हमारे हुए हैं तो आपको माल्टा उपलब्ध करवाएंगे, आइएगा जरूर कौसानी में। खूब माल्टा आप लोग खाइए और स्वस्थ रहिए और शुद्ध भोजन करिए, और जो केमिकल फ्री जो भी हो उसको खाने का प्रयास करिए। अपने कृषि को, बागवानी को आगे बढ़ाने के लिए, बेहतरी के लिए पहल करिएगा, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में। आप लोग जहाँ भी हैं, चाहे आप लोग शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो अपने गांव को पोषित करने के लिए, गांव के विकास के लिए बात करिए, और उसके लिए एक विचार फैलाइए। एक विचार जब फैलेगा ना, तो विचार इम्प्लीमेंट जरूर होगा उसका, कहीं ना कहीं उसको, उस विचार को, आज़ादी भी हमें विचार फैला के आज़ादी मिली थी। तो हमें हमारी इन जो गंदी नीतियां कहूँगी मैं तो इनको, जिससे कि नीतियां आज पोषित की जा रही हैं, उन नीतियों से हमें आज़ादी चाहिए। हमें ऐसा उत्तराखंड चाहिए जिसमें रोजगार होगा, बाघ भालू और जंगली जानवरों का आतंक नहीं होगा, जो कृषि, बागवानी, दूध की जो नदियां हमारी बहती थी, जो हम लोग खाते थे, पीते थे, स्वस्थ भोजन होता था हमारा, और स्वच्छ भोजन होता था, केमिकल फ्री भोजन, तो उस भोजन को हम खाएंगे, करेंगे, और आने वाली पीढ़ी को हम स्वस्थ बनाएंगे और उनको एक अच्छा जीवन हम लोग देंगे। इसके लिए हम पहल करेंगे। तो बातचीत शुरू करिए अपने स्तर से आप लोग, चाहे सोशल मीडिया में करिए, गांव में करिए, चाहे नुक्कड़ों में करिए, जरूर इस बात को करिए कि हमारे स्थानीय उत्पादन को कैसे मार्केट व्यवस्था करें, कैसे उसके लिए हम आगे काम करें और कैसे पहल करें अपने स्थानीय तौर पे, इस पर बात जरूर करिएगा। प्रणाम आप सभी को, नमस्कार। और दोबारा फिर आपसे कल भेंट होती है अगले मुद्दे को लेके। और हो सकता है मैं जोश में कुछ ऐसा बोल गई होंगी, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और लेकिन मैं तो बिल्कुल उसमें बोलती हूँ, बिल्कुल होश में रह के जो बोलती हूँ, तो मैं सामने बोलती हूँ, पुख्ता तौर पर बोलती हूँ। तो प्रणाम है आप सभी को, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, खासतौर पर बच्चों का और बुजुर्गों का बहुत ध्यान रखिएगा। प्रणाम, नमस्कार।